अस्सलामुअलैकुम जी, ज़ल्मी टीवी पे खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और यकम जून को पाकिस्तान ने आखिरी मैच खेला था। बड़ा तवील इंतज़ार हमने करना पड़ा कि पाकिस्तान टीम कब खेलेगी। हमने बीच में इंटरनेशनल क्रिकेट देखी, इंडिया इंग्लैंड भी चल रहा है, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया चलता रहा। और बहरहाल अब पाकिस्तान की टीम ढाका पहुँच चुकी है। पाकिस्तान ने 20, 22 और 24 को 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं। बड़ी बारिशों की वहाँ से फ़ोरकास्ट आ रही है। आई रियली होप, सिंसियरली होप कि हमारी क्रिकेट को पहले ही हमने तरसे हुए हैं, हमें देखने को मिल जाए। और इसी सीरीज के हवाले से आज हम बात करेंगे, रिव्यू करेंगे। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वनडे टी20, फिर आईसीसी की मीटिंग की कुछ बात कर लेंगे, लेकिन मेनली हमारी आज के एपिसोड पाकिस्तान बांग्लादेश का एक टी20 सीरीज रिव्यू है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम हर टी20 मैच के अगले दिन आपको पोस्ट मैच और फिर आने वाले मैच का प्री मैच करें। और आज के इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं अली इमरान, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और कुछ अर्से पहले एक बिल्कुल नया चेहरा हमें यूट्यूब पे नजर आया और फिर यूट्यूब पे ये छा गए। और इनके यूट्यूब चैनल सवेरा पाशा, और एक और इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया जिसकी डिटेल्स वो आके खुद बता देंगे। तो अली इमरान को जी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे कराची के दोस्त हैं लेकिन अब ये लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं। अली अस्सलाम वालेकुम। लाहौर कैसा है? बारिशें बारिशें सुना है बहुत हो गई हैं। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, हम तो कराची वाले ऐसे तरसे हुए लोग हैं बारिश के कि हमें तो बारिश की कोई 2 किलो बूंदे भी मुयस्सर हो जाएं तो हम तो ऐसे बाहर निकल पड़ते हैं कि जैसे प्यासे को, सहरा को जब बरसात मिलती है ना, उसमें से आपको हरियाली उग पड़ती है। तो हमारी तो वही मिसाल है। लाहौर में आके बारिश एंजॉय कर रहे हैं, मानसून एंजॉय कर रहे हैं। अब हकीकी मायनों में पता चल रहा है कि मानसून होती भी क्या बला है, वरना कराची में तो आपको पता है बादल आते हैं, माहौल बनाते हैं, बरसते नहीं है। बस यही दुख झेल रहा हूं मैं आज भी, क्योंकि फोरकास्ट है लेकिन बादल है, बरस नहीं रहा है। लेकिन जनाब, बादल बरसने अली साहब, जो फोरकास्ट आ रही है और जिसके मुताबिक बांग्लादेश में कुछ पिचेस के हवाले से भी क्रिकेट इन्फो ने लिखा हुआ था कि प्रिपेयर्डनेस के हवाले से फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड उन्होंने कल अपना रिटेन कर लिया। तो दिस इज गोइंग टू बी वन वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज अली, क्योंकि पाकिस्तान टीम का जो कैंप लगा था कराची में, मैंने इसको बड़ा ऑब्जर्व किया। मुझे ऐसे लगा कि माइक हैसन एक प्रॉपर चांस लड़कों को देना चाहते हैं, साथ वो बैकअप भी अपने साथ लेके चल रहे हैं, जिनको उन्होंने नहीं रखा उनको टास्क दिए हैं। बट आप अली इस सीरीज को किस तनाजुर से देखते हैं, खास तौर पर ये याद रखते हुए कि बांग्लादेश ने श्रीलंका को जो टी20 सीरीज हराई है एक मैच हारने के बाद, उसके बाद उन्होंने ये तो बता दिया कि वो एक ऐसी टीम है जिनको बिल्कुल हल्का नहीं लेना आपने। नहीं जी, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश में हल्का ले भी नहीं सकते। बांग्लादेश की तो मसाइल शुरू ही तब होते हैं जब बांग्लादेश अपने घर से बाहर निकलता है। आप 2021 याद कर लीजिए। 2021 की जो चैंपियन टीम थी ऑस्ट्रेलिया, वो दुबई पहुंचने से पहले, यूएई पहुंचने से पहले बांग्लादेश में एक एक्सटेंडेड टी20 सीरीज खेलकर आई थी, 5 टी20 मैचेस की, और वो हार कर आई थी। और जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट्स थे, ऑल द वे फ्रॉम रिकी पॉन्टिंग टू दिस एंड दैट, उन्होंने कहा था यूएई में कोई चांस नहीं ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीती। बांग्लादेश बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी फोर्स फोर्स है, इससे कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस खेले टी20 राइट आफ्टर पीएसएल, लाहौर कदाफी स्टेडियम में, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। बड़े लंबे अरसे बाद जो पॉजिटिविटी आप देखना चाह रहे थे वो आपको दिखी। क्राउड ने बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्ड किया। हालांकि वो एक इमेज थी कि जी बड़े प्लेयर्स नहीं होंगे तो शायद क्राउड ना उस तरह रिस्पॉन्ड करे, लेकिन पहले दिन 70% का क्राउड, दूसरे दिन 80% का क्राउड। पाकिस्तान जीत रही थी, लड़के 200 एट विल बना रहे थे। और आखिरी मैच में आपने देखा कि जो हाउसफुल आपको ट्राई नेशन में नहीं मिला, आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं मिला, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक डेड रबर मैच में आपको तीसरे टी20 में जितना बंदा अंदर था उससे डबल बंदा बाहर था। और मैं क्योंकि वहां मौजूद था, सो आई विटनेस दैट क्रेज। बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत मजा आया। लेकिन उस वक्त भी एक चीज हमें बहुत बाखूबी पता थी कि असल मुकाबला तो पाकिस्तान का तब शुरू होगा, इन लड़कों का, तब जब ये बांग्लादेश जाएंगे, ये वेस्ट इंडीज जाएंगे, ये अफगानिस्तान के साथ यूएई में सीरीज खेलेंगे, इनका एशिया कप में मुकाबला होगा, तब पता चलेगा ये लड़के कितने पानी के अंदर हैं। देखें, गफार, एक बड़ी जबरदस्त शुरुआत है माइक हेसन की और इन नए लड़कों की, एक नई अप्रोच जो कि आप अपनी क्रिकेट में देखना चाह रहे थे, फाइनली वो आपको नजर आ रही है। लेकिन ये कितनी सस्टेनेबल है, ये कितनी सस्टेनेबल नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से आने वाले अगले 3 माह के अंदर हमको एक अच्छी और एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि बाबर और रिजवान क्या आपकी टी20 की आज भी रेलेवेंसी का हिस्सा हैं, या आप उनके फाइनली उनके बियॉन्ड देखेंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के तनाजुर में। ठीक है
अली बिल्कुल आपने जिस जानिब इशारा किया, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था कि एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमने साइम और फ़खर को और हारिस जैसा एक हमने एक अपना जो हम चाह रहे थे कि ऐसा कोई चीज़ हो जाए। बट मेरा लिए एक सवाल है आपसे कि बांग्लादेश की कंडीशंस हों, फिर एशिया कप यूएई में शेड्यूल हो जाना है, जो हमें अभी तक खबरें आ रही हैं, आगे चल के उस बात भी करेंगे और फिर श्रीलंका में जो हमारे टी20 वर्ल्ड कप के मैच होने हैं। यहाँ पे जिस तरह की कंडीशंस हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि थोड़ा-सा ना एक क्लासिकल वे भी साथ-साथ चाहिए होता है। यहाँ पे थोड़ा आपको एक आध बंदा आपका बड़ा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो रहा हो। तो आपको लगता है कि ये जो इस वक़्त हमारा कंपोनेंट है बैटिंग का, जिसमें मिडल ऑर्डर में थोड़ी-सी और लोअर मिडल ऑर्डर में थोड़ी-सी कमी दिखाई देती है। कुलदीप चाहला हालाँकि बेहतर कर रहे हैं, शादाब अब नहीं है, पर नवाज़ की फिर वापसी हो गई। मुझे समझ नहीं आता कि वो और फ़हीम अशरफ हर सीरीज़ में कहाँ से कमबैक कर लेते हैं, ये मेरी कहानी समझ में नहीं आती। बट आप कैसे देखते हैं, ये तीनों सीरीज़ को क्या आप समझते हैं कि माइक हैसन या सलमान अली आगा भी और बोर्ड भी हमेशा की तरह जैसे हमारे क्रिकेट बोर्ड में होता है कि हम थोड़े रिएक्टिव हैं। हम रिजल्ट देखकर फिर उसके साथ तब्दीली करेंगे। मुझे लगता है अभी कोई भी चीज़ शायद हतमी नहीं है अली, ऐसा ही है? 100% ऐसा ही है। हम रिएक्टिव क्रिकेट बोर्ड है। अजहर महमूद की अपॉइंटमेंट देख लीजिए, वो भी रिएक्टिव डिसीजन है। अजहर महमूद का कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रेस रिलीज आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि अजहर महमूद को हमने इंटरिम हेड कोच बना दिया है। कब तक? जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि बाकी है, इसलिए आपने उनको जिम्मेदारियां दे दी। क्रिक इन्फो ने हमें यह बताया कि जी साउथ अफ्रीका सीरीज तो हम सभी को पता है, लेकिन सरप्राइज ये था उस खबर के अंदर कि श्रीलंका की सीरीज वो जनवरी में बोल रहे हैं, 2 टेस्ट मैचेस की। हालांकि एफटीपी के स्केड्यूल के मुताबिक वो नवंबर 2026 के अंदर स्केड्यूल हुई है। शायद हो सकता है कोई टाइपिंग इश्यू हो, लेकिन अजहर महमूद को कोट करने का मकसद ये है, ये बताने के लिए कि अजहर महमूद का जो पीसीबी से कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्रैल 2026 तक है। लेकिन उस प्रेस रिलीज के अंदर इस चीज को मेंशन नहीं किया गया। क्यों नहीं मेंशन किया गया? क्योंकि हम रिएक्टिव क्रिकेट बोर्ड हैं। अगर तो अजहर महमूद के अंडर एज अ हेड कोच, एज एन इंटरिम हेड कोच, आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में जो अक्टूबर नवंबर में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज अगर तो वो आप जीत गए तो अजहर महमूद रिटेन होंगे, वरना अजहर महमूद बाहर जाएंगे। सेम इज द सिनेरियो एज फार एज जो आपका इशारा था वो बाबर आजम की तरफ था। यस, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए। आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो पूरी बैटिंग ऑर्डर को अपने इर्द गिर्द खिलाए। लेकिन देखिए गफार, प्रिंसिपल इशू है। आप टी20 क्रिकेट को, आप जिस तरह दुनिया टी20 क्रिकेट खेल रही है, आपको अगर उस तर्ज पे टी20 क्रिकेट खेलनी है तो अब आपको प्रीएम्प्ट और प्री डिफाइंड पोजीशंस के ऊपर समझौता करना पड़ेगा। एक एंकर के, एक टीम के अंदर 2 एंकर नहीं हो सकते। या तो सलमान अली आगा एंकर का रोल छोड़ के यहां एक तेज तरीन बल्लेबाज का रोल ले लें और बाबर आजम को वो लिबर्टी दे दें कि वो टॉप 3 में खेलें, और उनके इर्द गिर्द ऊपर के 2 बल्लेबाज और नीचे के आने वाले 3-4 बल्लेबाज वो सारे 150 के स्ट्राइक रेट वाले हो, तो बाबर आजम अभी भी इस मिक्स का हिस्सा है। रिजवान नहीं है, क्योंकि रिजवान के अगेंस्ट जो आपके पास ऑप्शंस हैं, मोहम्मद हारिस हैं, हसीबुल्ला हैं, साहिबजादा फरहान है। अब तो आप ख्वाजा नाफी को भी विकेट कीपिंग के ड्रिल्स करते हुए देख रहे हैं और वो भी एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज अपने आप को पिच कर रहे हैं। सो रिजवान के नाम के सामने सच बहुत कंपटीशन है। बट अगेन गफ्फार, जब मैं ये बात सोचता हूं कि बाबर आजम इस टूर पे का हिस्सा नहीं है, या अफगानिस्तान या वेस्ट इंडीज की टी20 का हिस्सा नहीं है, तो मुझे इस बात को समझने में इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती कि आपने बाबर के साथ 2021, 22, 23, 24 का पूरा टी20 के ये 4-4.5 साल आपने बाबर आजम के साथ खेले, कहीं आपको सक्सेस मिली है। लेकिन उस अर्ली सक्सेस के बाद जो 2021 में आपको उनकी कप्तानी के अंडर मिली थी, एक गिरता हुआ ग्राफ है। और जो टी20 में नॉन परफॉर्मेंस का प्रेशर है वो बाबर के दूसरे फॉर्मेट्स को भी इंपैक्ट कर रहा है। देखें, कोई इसमें ईगो का मसला नहीं है। अगर मैं बाबर आजम के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो जो रूट की एक मिसाल है कि उन्होंने किस तरह अपनी ओडीआई क्रिकेट और अपनी टेस्ट में तवज्जो देके अपनी स्किल्स को वहां एलिवेट कर दिया कि फैब 4 में आज जो रूट सफाई अव्वल का बल्लेबाज है कि वो विराट कोहली को भी टेस्ट में बहुत पीछे छोड़ के चला गया है। एट विल वो रन्स बना रहा है, एट विल वो अभी भी सेंचुरीज कर रहा है, एंड ही इज जस्ट 34 ईयर्स ओल्ड। बाबर भी कोई इतने पीछे नहीं है, वो भी 30 साल के हो चुके हैं। सो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और बाबर के लिए भी। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हम पॉजिटिविटी से नहीं देखते, क्योंकि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन चैनल्स का गैप है। यही वो मौका था कि जब बाबर को आप बैठ के समझाते कि बाबर, आपके दूसरे फॉर्मेट्स पे भी इश्यूज आ रहे हैं, आप वहां तवज्जो करिए, आप काउंटी खेलिए, आप अपनी क्रिकेट, आप इस प्रेशर को रिलीज कीजिए। क्योंकि देखें गफार, आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि आप अगर बाबर को यहाँ पिक कर लेते और बांग्लादेश में बाबर के यहां 50 रन से कम होते, जितना प्रेशर बाबर आजम के ऊपर मजीद डेवलप होना था वो शायद हैंडल ना हो पाता। और ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि प्रेशर हैंडल ना हो पाता, क्योंकि 1-2 साल का सैंपल साइज आपके सामने मौजूद है। अगस्त 2023 में बाबर की लास्ट सेंचुरी आती है, 2 साल होने वाले हैं। आपने वो एक लंबा अरसा गुजार लिया है जब बाबर आजम के 50 आपको दिख रहे हैं, 60 दिख रहे हैं, 70 दिख रहे हैं, लेकिन
अभी भी जो वो प्रेशर का एलिमेंट है, क्योंकि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन का लेवल है बाबर से वो एक नेक्स्ट लेवल पे एलिवेट हो चुका है। बेहतर है ये बाबर आजम के लिए कि वो उस वक्त T20 का हिस्सा नहीं है, वो इंतजार करें, या तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए या वो अपने गेम को इस लेवल पे एलिवेट कर दें कि आप चाहते हुए भी बाबर आजम को T20 क्रिकेट से बाहर ना रख सकें। क्योंकि हम बाबर आजम को T20 क्रिकेट में सिर्फ एक ही तनाजुर से देख सकते हैं कि बाबर आजम एंकर हैं, वो अपने इर्द गिर्द एक बल्लेबाज एक एंड को रोक के खड़ा रहे और उसके इर्द गिर्द सारे तेज बल्लेबाज आके खेलें। लेकिन ये रोल तभी डिफाइन होगा कि जब जो एक एक्सपेरिमेंट आपने अभी शुरू कर दिया है, या तो उसको आपका फाइनल उसको स्टेज तक नहीं वो पहुंचता, सक्सेस फेलियर आइदर वेज। सो मैं इस पूरे सिनेरियो को इस नजरिए से देखता हूं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी पॉजिटिविटी में इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि जो शायद अनफॉर्चुनेटली बाबर का विंग है या ये पाकिस्तान का क्रिकेट विंग है, ये दोनों तरफा एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। क्या ही बेहतर हो आप उनको बिठाइए, आप उनको बताइए कि ये एक्सपेरिमेंट है, ये प्लान है, ये शॉर्ट शॉट है, और फिर उस पर रिएक्टिव ना रहिए। रिजल्ट्स आए ना आए, आपने जो उनसे कम्युनिकेशन करके कमिटमेंट कर लिया, फिर आप उसको ऑनर करें। देखिए, एक निजाम क्रिकेट का इसी तरह चलता है। अभी इंग्लैंड की मिसाल है, लियम डॉसन का पिछले साल 2024 में 2-3 साल से वो ऑल फॉर्मेट बेस्ट प्लेयर है इंग्लैंड का, 37 ईयर ओल्ड है। वो टेस्ट क्रिकेट से डिस्कार्ड हो चुका है पिछले 8 साल से। पिछले 2024 में उसका इंटरव्यू मौजूद है कि काउंटी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद भी मेरी सिलेक्टर से कम्युनिकेशन हुई है, उन्होंने मुझे बता दिया है कि मेरी टेस्ट क्रिकेट के ऊपर पर्दे डल चुके हैं, लेकिन मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे रेड बॉल क्रिकेट खेलने का शौक है। एक मौका मिला शुएब बशीर की इंजरी के बाद और लियम डॉसन आ चुका, और लियम डॉसन के आते ही जो इंग्लैंड के स्टेक्स हैं वर्सेस इंडिया, वो ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो गए, क्योंकि अब उनकी बॉलिंग मजीद तगड़ी हो गई उनकी इंक्लूजन से। ये लियम डॉसन की मिसाल भी आपके सामने कि जब कम्युनिकेशन चैनल की क्लैरिटी होती है, तो एक लड़का जब बाहर बैठ के डिलीवर कर रहा होता है तो उसको ये पता होता है कि वंस ये पाथवे डिफाइन हो गया, मेरी टीम में बगैर किसी ऑब्जेक्शन की एंट्री वापस हो जाएगी। ये सिनेरियो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनलिज्म का तो पी भी नहीं है हमारी, ना क्रिकेट बोर्ड में ना हमारे क्रिकेटिंग अफेयर्स में। बिल्कुल, और खास तौर पे अगर आप देखें अली के टीम अनाउंसमेंट सेलेक्टर्स के अलावा किसने की, मैं नाम यहाँ लो अब दोहराना बेहतर नहीं है, लेकिन ये मतलब इंडिकेट करता है कि मामला को आप किस तरह देखते हैं। और फिर जहाँ तौर पर जब आप 3 बड़े प्लेयर, हम सिर्फ बाबर की बात कर रहे हैं, पर रिजवान भी हैं, शाहीन भी उसमें शामिल हैं, जिनके हवाले से बहुत सारी और खबरें हैं कि उनके डिसिप्लिन का इशू है, कोई कहता है जी उनकी स्किल्स हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश की सीरीज चाहे अगर ये तीनों फॉर्म में होते भी, तो हम जो माजी में कहते थे कि हमारे यंगस्टर्स को कहीं बांग्लादेश जैसा है, बांग्लादेश का बहुत बड़ी ओपोनेंट है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन फिर भी आप उनको ट्राई आउट कर सकते थे। चलिए अली सीरीज पर स्ट्रेट अवे आते हैं। पहला मैच हारने के बाद जिस तरह बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया, श्रीलंका अपने मुल्क में भी बड़ी तगड़ी टीम है। अब पाकिस्तान के खिलाफ जब वो मैदान में उतरते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान की ये यंग टीम जिसके अंदर अब फखर जमान, साइम और हारिस से नीचे थोड़ा सा हमें सलमान अली आगा, उसके बाद थोड़ा सा मुझे लोअर ऑर्डर में एक कमी दिखाई देती है क्योंकि खुशदिल मौजूद हैं। पर इरफान याद है कि मुझे समझ नहीं आई, वो थोड़ा सा एक उनके ऊपर इन्वेस्ट किया था हमने, पर हमने उनको निकाल दिया फिर। इसी तरह बॉलिंग के अंदर हमें शाहीन, नसीम, हारिस सबके बगैर एक बिल्कुल न्यू लुक पाकिस्तान पेस अटैक दिखाई देता है, लेकिन स्पिनर्स बहरहाल आपके बेहतर हैं। हाउ यू सी जो एक कंपटीशन होगा इस रिगार्डिंग ये कि अल्लाह करे पहले तो बारिश बहुत ज्यादा ना हो और हमें क्रिकेट देखने को मिले। बट अली, योर व्यूज ऑन द सीरीज विद द करंट रिसोर्सेज। यार गफार, अब भाई, अब मैं तो 50-50 पे सीरीज को डिफाइन करूंगा बिफोर वी स्टार्ट, क्योंकि आपने बिल्कुल यहाँ सही चीज को हाईलाइट किया कि आपकी फास्ट बॉलिंग के रिसोर्सेज बहुत वीक हैं। हसन अली का इंक्लूजन बहुत सरप्राइजिंग था, फिर बाद में मुझे कहीं से पता चला कि एटलीस्ट इस बार ये तब्दीली और एक पॉजिटिव तब्दीली की तरफ इशारा है कि हसन अली को कम्युनिकेट किया, ऑलरेडी कर दिया गया था टीम अनाउंसमेंट से पहले, कि जी आप बांग्लादेश की सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, वेस्ट इंडीज की सीरीज का हिस्सा होंगे। रोटेशन पॉलिसी का नाम इस्तेमाल किया गया था। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान वही सिमिलर स्किल सेट के ऊपर और वही सिमिलर कॉम्बिनेशन जो कि लाहौर में उतरा था, उसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा मैदान में बांग्लादेश के साथ। सीरीज ये 50-50 पे रहेगी, और 50-50 पे रखने का जो सबसे मेन मकसद है, एक तो जीतते हुए आ रहे हैं, मोमेंटम उनके साथ है। ओडीआई में सीरीज उन्होंने जरूर हारी है, लेकिन ओडीआई के 3 मैचों में एक मैच उन्होंने वहां जीता है। तो मैं वाइट बॉल के लास्ट अगर उनके 6 गेम देखूं तो 3 उन्होंने जीते हैं, 3 उन्होंने हारे हैं। प्लस फिर होम कंडीशंस इस मौसम में
क्या किस किस्म की विकेट्स वहां तैयार होती हैं, क्योंकि मूनसून बांग्लादेश या ढाका के लिए कोई नया नहीं है, वहां एक हर साल एक रेगुलर फीचर होता है। बांग्लादेश का पलड़ा भारी है, क्योंकि आपके पास एक्साइटिंग टैलेंट तो है। साइम फखर ओपन करेंगे, हारिस 3 पे आएंगे, चौथे पे सलमान, पांचवे पे हसन, छठे पे खुशदिल। ये फॉर्मेशन ऑन पेपर लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब तक ये मुकाबला मुश्किल कंडीशंस में ये लड़के नहीं खेलेंगे और वहां डिलीवर नहीं करेंगे तो प्री एम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं तो समझूंगा कि पलड़ा बांग्लादेश का भारी है इधर, लेकिन पाकिस्तान हैज गॉट रियल पोटेंशियल टू डू समथिंग रियली गुड इन ढाका एंड प्ले सम रियली गुड क्रिकेट। क्योंकि एटलीस्ट जो ये लड़के डिमांड करते थे कि हमें फ्री फॉल सिचुएशन में ना रखा जाए, एक क्लियर पाथवे दिया जाए, एक कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाए। चले, ये तो एक पॉजिटिविटी है कि इस बार वो कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ निगाह रखी जा रही है। लेकिन मुझे तो जाती तौर पे यही लगता है कि कमी जरूर है पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन के अंदर, उनकी स्क्वाड के अंदर, स्पेशली इन द डिपार्टमेंट ऑफ फास्ट बॉलर्स। लेकिन मुकाबला देने के लिए आपके पास जरूर यहाँ लड़के तैयार हैं, क्योंकि अगर इन हाइंडसाइट देखें, खुशदिल का जो रिफॉर्मेशन हुई है इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, बांग्लादेश बीपीएल में उसने बेहतर परफॉर्म किया, उसको कंडीशंस का अच्छी तरीके से अंदाजा है। हसन पहली दफा जा रहे हैं, हारिस का बीपीएल का एक्सपीरियंस है, साइम फखर काफी अब एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो आपके पास एक साउंड, एक अच्छी कॉम्बिनेशन और एक अच्छा स्क्वाड मौजूद है। लेकिन वही वाली बात है कि ये गिवन डे के ऊपर कैसा डिलीवर करेंगे, उस प्रेशर टैक्टिक्स को किस तरह हैंडल करेंगे और उस गेम अवेयरनेस का किस तरह मुजाहिरा करेंगे, क्योंकि मुमकिन तौर पे शेरे बांग्ला का जो ड्रेनेज है वो बहुत कमाल का है। जिस तरह मैंने बोला कि मॉनसून उनके लिए कोई नया नहीं है, वो आदी है इतनी बारिशों के, 30-30 मिनट में वहां बकेट्स ऑफ वाटर ड्रेन कर दिया जाता है। सो मुझे लगता है कि यहाँ एक और भी एस्पेक्ट होगा कि शॉर्ट गेम हो सकते हैं, कम ओवर वाले गेम हो सकते हैं, तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं आपके पास। तो ये आसान सीरीज नहीं होनी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बेयारो मददगार है या बिल्कुल ही लैक ऑफ क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकते। मोर और लेस ये वो लड़के हैं जो कि T20 सर्किट्स में खेलते हैं, दे अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ प्लेइंग इन बांग्लादेश, एंड आई सी अ गुड सीरीज हियर जिसमें एक आपको क्वालिटेटिव क्रिकेट दिखने की उम्मीद है। बिल्कुल। और इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं, मैं खुद पहले अपनी प्रेडिक्शन दे देता हूँ। मुझे लग रहा है आइदर वे 2-1 हो सकता है, बहुत कंपेटिटिव सीरीज होगी और उसमें कोई ना कोई मोमेंट ऐसे हो सकते हैं जो आपको जीतने या हारने पड़ सकते हैं। बट अली, इससे पहले कि मैं एक लास्ट सवाल आपसे करूंगा जो एसीसी और एशिया कप के और फिर आईसीसी मीटिंग के मामला हैं, बट व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर द सीरीज, 3 मैच T20 सीरीज, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश? आई सी पाकिस्तान विनिंग इट 2-1। ओके, एंड आई सी 2-1 आइदर साइड। लेट्स सी कि हम में से अब किसकी प्रेडिक्शन जो है वो ठीक होती है, ताकि हम सोशल मीडिया में प्राउडली उसको लगा सकें। आखिर में अली, आप इस वक्त आईसीसी मीटिंग चल रही है सिंगापुर में, एसीसी के मामला भी इस वक्त डामाडोल से चल रहे हैं। एशिया कप होना जरूर है जो मुझे लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा स्टेक इन्वॉल्व है। बट वो जो बातें हो रही हैं कि साइड लाइन पे, मुझे तो नहीं लगता कि आईसीसी की साइड लाइन पे एसीसी की कोई ब्रेकिंग न्यूज निकलेगी, बल्कि मुझे तो लग रहा है आईसीसी की मीटिंग से भी शायद कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकले ना निकले, कि एजीएम में बहुत सारे मामला से डिस्कस होते हैं, उसके बाद एग्जेक्टिव बोर्ड और फिर काफी दीगर मामला में बात जाती है। बट अली, एशिया कप पे अगर मैं स्पेशली आपसे पूछूं, ये मामला कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहा है? अब तो इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बयान आ गया जी, पाकिस्तान और इंडिया कहीं भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में तो खेल ही लेते हैं, नथिंग न्यू। मैं इसलिए ही कह रहा हूँ कि एशिया कप तो होना ही है, जब उनकी पॉलिसी शुरू की गई है, बायलेटरल वो नहीं खेलते तो वो नहीं होगी, ऐसे ही अली। जी बिल्कुल ऐसा ही एशिया कप हो रहा है। आपको सारे पॉजिटिव इशारे मिल तो रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड के अंदर मुकाबले एक दूसरे से। मैं जब भी एशिया कप की बात करता हूं मैं इस बात का रेफरेंस देता हूं कि करंट क्रिकेटर्स तो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनते ही नहीं है ना। आपने ना बाबर आजम, ना उस तरफ से क्या कहते हैं करंट जो प्लेयर हैं सूर्या कुमार यादव वगैरह, उनको कोई जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते भी नहीं देखा। ये लेकिन ये जो माजी के गुजरे हुए प्लेयर हैं लाइक हरभजन, शाहिद अफरीदी, युवराज, इनको आपने सॉरी युवराज नहीं, वहां से जो इरफान पठान, आपने इनको इन्वॉल्व होते हुए देखा है जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। ये पॉलिटिकल कमेंट्री भी करते हैं और ये सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी काफी राय रखते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव मुल्कों के लिए। जब ये आपस में क्रिकेट खेलते हुए आपको दिख रहे हैं 20 तारीख को, तो फिर मेरे ख्याल से करंट जो क्रॉप ऑफ क्रिकेटर्स हैं ये भी आपस में खेलेंगे। इसकी वजूहात मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा इस चीज के ऊपर है कि
यहां मामला इस तरह नहीं डिफाइन किए जाते जिस तरह यहां बॉर्डर पे डिफाइन किए जा रहे हैं या वॉर सिनेरियोज में डिफाइन किए जा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का खेल इतना आसान नहीं है स्टेक होल्डर्स के लिए उसको इग्नोर कर देना, बिकॉज अगर आप एशियन क्रिकेट काउंसिल ही को देख लें, अगर आप उसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं करा रहे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई वजूद नहीं है, फिर ये एशिया कप का कोई वजूद नहीं है। एशिया कप इंडिया पाकिस्तान के अलावा है ही नहीं, ना पाकिस्तान के अलावा है, ना इंडिया के अलावा है, और ना इंडिया पाकिस्तान के अलावा है। जहां तक एशिया कप और आईसीसी मीटिंग का कोई ताल्लुक है, देखिए आजकल क्रिकेट की कमी है इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, तो मीडिया को कुछ सूझा नहीं तो उनको ये सूझ गया कि इसकी खबर बना के दे दी जाए। लेकिन ये लॉजिकली इलॉजिकल पॉइंट है कि आईसीसी की मीटिंग और एशियन क्रिकेट काउंसिल और एशिया कप का कोई लेना देना नहीं हो सकता, क्योंकि देवाजीत साइकिया इस वक्त बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, जे शाह अब आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, मोहसिन नकवी के पास वो ड्यूअल पोजीशन है कि जो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। अभी तो ये क्लैरिटी नहीं है कि मोहसिन नकवी उस मीटिंग में जा भी रहे हैं, और मोहसिन नकवी की जो मीटिंग है वो 20 जुलाई को है, जिसमें एक्चुअली बोर्ड बैठता है। जो उससे पहले 3 दिन वाली मीटिंग्स हैं जिसमें सीएसी की मीटिंग होती है, फाइनेंशियल कमिटीज की मीटिंग होती है, उसमें अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी तो वो आपका सीओओ करता है। जिस तरह पिछले साल जुलाई में कोलंबो में मीटिंग हो रही थी, सलमान नसीर रिप्रेजेंट कर रहे थे, मोहसिन नकवी तो सिर्फ लास्ट डे जो एजीएम की मीटिंग होती है जिसमें वोटिंग्स होती हैं, फॉर्मेशंस की बात करते हैं, नई पॉलिसीज की तब्दीली की बात होती है, वहां बोर्ड का चेयरमैन बैठता है, बोर्ड मेंबर बैठता है। तो बोर्ड मेंबर जब जाएंगे फिजिकली वहां, फिर शायद जो मुमकिन खबर है कि जी देवाजी साइकिया और मोहसिन नकवी की साइडलाइंस पे मीटिंग हो जाए। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, ये बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी का मामला कैसे बन गया? पीसीबी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, पीसीबी तो एक पार्टिसिपेटिंग बोर्ड है, होस्ट इंडिया है, ब्रॉडकास्टर इंडियन है, जो एसीसी का सीईओ है, जो कि सब पूरी कोऑर्डिनेशन कर रहा है बिटवीन द ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर एंड बीसीसीआई, वो एक श्रीलंकन है। बस यहां सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है कि मोहसिन नकवी क्योंकि प्रेसिडेंट है, हो सकता है वो मिल जाए। मेरी खबर ये कहती है कि आईसीसी की साइडलाइंस पे भी कोई बात नहीं होनी। बीसीसीआई एक प्रपोजल अपनी गवर्नमेंट को भिजवा चुका है कि हमारा ब्रॉडकास्टर और ईसीसी के साथ मिलकर ये डेट का प्रपोजल है, 5 सितंबर को आगाज, 21 सितंबर को इसका इख्तिताम, 7 तारीख को इसका इंडिया पाकिस्तान, दैट्स अबाउट इट। अब उनकी गवर्नमेंट उनको गो हेड देगी, वो अपनी क्रेडेंशियल्स अपनी ही पाथवे के ऊपर एसीसी से कम्युनिकेट करेंगे। ये सिर्फ क्योंकि खबर की कमी है और इंडिया पाकिस्तान बीसीसीआई पीसीबी बिकता है तो आप जंग इस का माहौल सारे है। सिनेरियो को जंबल अप होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक ब्रॉडकास्टर की रियलिटी है गफ्फार, बिल्कुल। अभी करंटली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड किसके पास था इंडिया के अंदर? वो सोनी के पास है। सोनी के पास भी अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी उनके पास एक स्ट्रीमिंग ऐप है सोनी लिव करके। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक पार्टनरशिप की। अब स्टार स्पोर्ट्स स्लैश जियो इज इक्वल टू अंबानी ग्रुप, जो मुंबई इंडियन के ओनर्स हैं, इंडिया की अमीर तरीन फैमिली है। उनके पास, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन की कि अच्छा डिजिटल आप ले लो, आप जियो पे दिखाओ अपनी ऐप के ऊपर, टीवी हम दिखाएंगे। एशिया कप में भी मुझे लगता है यही सेम पार्टनरशिप हो सकती है। WCL जियो और हॉटस्टार इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी दिखा रहा है। सोनी भी अपनी एडवर्टीजमेंट चलाना शुरू कर दिया है। सो मेरे पास कोई बोर्ड के एस्पेक्ट से तो खबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बिल्कुल खामोश बैठा हुआ, और एक से मेरी किसी से बात हुई थी, वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या लेना देना, दिस इज बिटवीन बीसीसीआई एंड एसीसी। बस इतना सा लेना देना है कि नकवी साहब ड्यूल पोजीशन पे बैठे में, दैट्स अबाउट इट। और इन सारे ताने बानों को मिलाते हुए, इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए, मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात लगती है कि एशिया कप होने जा रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी खबर नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि जब सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं कि इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने गो हेड दे दिया है, वो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबलों पे कोई इतराज शो नहीं करे, सोनी अब तो पाकिस्तान के कप्तान के साथ पोस्टर चला रहा है, सोनी स्टार के वर्किंग रिलेशंस हो चुके हैं। और सोनी स्टार का वर्किंग रिलेशन मैंने आपको इसलिए जानबूझ के हाईलाइट किया है बिकॉज वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, आईसीसी के जब 2024 से 2027 तक के राइट्स बिके थे, वो सिर्फ स्टार ने नहीं खरीदे थे, वो स्टार और सोनी की पार्टनरशिप में खरीदे गए थे। एक कंपनी थी, एक ग्रुप था सोनी और जी, और एक ग्रुप था स्टार स्पोर्ट्स। इन तीनों पार्टीज ने मिलकर ये $3 बिलियन के राइट्स खरीदे थे 4 साल के।
जब ये राइट्स आ गए और पैसों की बारी आई तो सोनी जी और स्टार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और इस सीरीज से पहले, इंडिया इंग्लैंड से पहले, ये अभी भी कोर्ट बैटल इनके दरमियान चल रही है। सो मुझे जाती तौर पे लगता है कि जब दो ब्रॉडकास्टर्स ने एक पाथवे ढूंढ ही लिया है को एग्जिस्ट करने का, तो शायद एशिया कप भी इसी का पार्ट बने, कि जहां सोनी के ऊपर आपको टेरेस्ट्रियल इंडिया में एशिया कप दिखे और जियो की ऐप के ऊपर आपको उसका डिजिटल फुटप्रिंट दिखे। दिस इज हाउ आई सी एशिया कप एंड दिस इज व्हाई आई बिलीव कि एशिया कप हो रहा है। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त इनसाइट अली की हमेशा की तरह। और जैसे अली ने कहा, मैं इसको यूँ रैप अप करूँगा कि जब स्पॉन्सर ब्रॉडकास्टर राज़ी, तो फिर क्या करेगा काज़ी, क्योंकि फिर पैसे का खेल भी है और सबका इसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट भी है। एसीसी के मेंबर्स भी ये चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट हो ताकि उनको भी यहाँ से पैसा मिलता है। बहुत शुक्रिया अली, आपके टाइम का, आपके एनालिसिस का, प्रेडिक्शन का। और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हो। इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे आपको दोबारा सीरीज़ के बाद ज़रूर पकड़ें और फिर इन सारी बातों को रीडिस्कस करें कि ये सीरीज के बाद अब मामला कहाँ जा रहा है। और मेरी अपनी जाती राय जाते जाते दोस्तों ये है कि ये जो सीरीज है, एक्सपेरिमेंट बेसिस पर पाकिस्तान इसको प्लान कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि यंगस्टर को चांस मिल रहा है, लेकिन अब ये यंगस्टर्स की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम जैसे क्रिकेटर, जब उनको बिठाकर यंगस्टर को खिलाया जाता है तो फिर प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे ऐसे लगता है, जाते जाते जब मेरा एक कंक्लूजन है कि फिर हमें कहीं एशिया कप ना सही, वो वर्ल्ड कप में किसी एक बैट्समैन रिजवान बाबर में से और फिर डेफिनेटली शाहीन और नसीम में से कोई एक आता हुआ दिखाई देगा। तो इट्स ऑल टू प्ले फॉर, नॉट इन द स्टेक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम राइट नाउ। सब लड़कों को परफॉर्म करना है कि पीछे एक लॉट बैठी हुई है। उम्मीद करते हैं कि बारिश भी जरा कम हो, मैचेस भी हो जाएं और पाकिस्तान ये सीरीज चाहे 2-1 जीते या 3-0 जीत के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जीत की हमें बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जीते हुए बड़ा अरसा हो गया। इजाजत दीजिए मुझे जी, इस प्लेटफॉर्म से ज़ल्मी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, हमें कमेंट करके भी बताएं आपके जो सवालात हैं। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह पहले मैच के बाद हम हाजिर होंगे पोस्ट मैच के साथ। हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर दोस्तों एंड खुदा।